मांझी जी जितना जल्दी हो सके माफ़ी मांगें। अगर मांझी जी माफ़ी नहीं मांगते हैं तो मैं आपको कहता हूं कि किशनगंज घुसने हम मांझी जी को नहीं देंगे। मैं तो आरोप लगाता हूं कि मांझी जी पाकिस्तानी है। मैं तो आरोप लगाता हूं कि मांझी जी पाकिस्तानी है। जो लोग शेरशाहवादी को बदनाम कर रहे हैं, हालांकि आपने तो बहुत सारे कामों को गिनाया कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जो लोग शेरशाहवादी को बदनाम कर रहे हैं उन लोगों के लिए क्या करेंगे आप? जेल में डालेंगे, जेल में डालेंगे। अच्छा, आप आला कमान तक इस बात को पहुंचा चुके हैं? हाँ, मैं पहुंचा भी चुका हूं। मैं अपना दावेदारी पेश भी कर चुका अच्छा, हूं। दावेदारी भी आप पेश कर चुके हाँ हैं टिकट का? हाँ, दावेदारी भी पेश किया कर चुका हूं। इसलिए कि जावेद साहब के बाद किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में आप देख लीजिए नजर उठा करके कि कांग्रेस का एक सिपाही मैं ही बचता हूं बिल्कुल। और मजबूती से लड़ूंगा, डंके के चोट पर लड़ूंगा और तन मन धन से लड़ूंगा। इंशाल्लाह जीतूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असरारुल्लाह कुर्फ सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हैं द असरारुल। आज हम किशनगंज में हैं और किशनगंज में खासकर बहादुरगंज विधानसभा के पूर्व विधायक तौसीफ आलम जी के आवास पर हैं। हम इनके यहाँ पहुंचे हैं। 3 सवाल हम इनसे करेंगे। सवाल हमारा होगा, जवाब पूर्व विधायक तौसीफ आलम जी का होगा। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले पूर्व विधायक तौसीफ आलम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। शुक्रिया, आपने आया और मैं समझता हूं कि आपका चैनल अभी बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। तो मैं चाहूँगा कि आपका चैनल जिस ढंग से काम कर रहा है उसी ढंग से अगर पब्लिक का आवाज़ को उठाएं तो हमको लगता है कि सारे चैनल यूट्यूब जितने भी यूट्यूबर हैं उनसे अच्छा आप काम कर रहे हैं। धन्यवाद पूर्व विधायक तौसीफ आलम जी। हम सवाल का सिलसिला को इस सवाल के साथ शुरू करेंगे। 3 दिन पूर्व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी किशनगंज आते हैं और किशनगंज आकर किशनगंज के सर्किट हाउस में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए एक कौम एक जात शेरशाहवादी जो किशनगंज में है, इनको उसने आड़े हाथों लिया और ये कहा कि किशनगंज में जितने भी शेरशाहवादी हैं ये सब घुसपैठी हैं, ये विदेशी है, दलित महादलित आदिवासी की जमीनों को हड़प कर इन लोगों ने अपने कब्जे में रखा है। क्या बोलना चाहेंगे आप उसके इस बयान पर? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं मांझी जी का बहुत कदर करता हूं क्योंकि बिहार का मुख्यमंत्री रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी जाति पर उंगली उठाए। मांझी जी जितना जल्दी हो सके माफ़ी मांगें क्योंकि शेरशाहवादी हो या सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी बिरादरी पर अगर कोई उंगली उठाता है इसको किसी को अख्तियार नहीं है। ये हिंदुस्तान का संविधान कहता है। अगर मांझी जी माफ़ी नहीं मांगते हैं तो मैं आपको कहता हूं कि किशनगंज घुसने हम मांझी जी को नहीं देंगे। सबसे बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है, कोई भी मुद्दा हो फेसबुक से अपनी आईडी से उसको पोस्ट कर देते हैं और लाइव भी आ जाते हैं। ये बताइए, जिस तरह से ये यहाँ पर आने के बाद शेरशाहवादियों को टारगेट किया गया है, 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए क्या एनडीए पार्टी की तरफ से ये कोई एजेंडा है जिसका मोहरा जीतन राम मांझी को बनाया जा रहा है? मैं मांझी जी से कहना चाहूँगा, जिस समय देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश का लड़ाई हुआ 74 में। जी। हमारे भारत से लोग 74 में बांग्लादेश चले गए और हमारे जो यहाँ पूर्वज से हैं शेरशाहवादी, जो मुगल काल से जी। रहते आया है। जी। शेरशाह सूरी मुगल काल में हुआ करता था, अंग्रेज के वक्त में भी हुआ करता था और उसी शेरशाहवादी के नाम पर इस कौम को जाना जाता है। और कैसे हम जानेंगे कि ये बाहर से आया है? मैं तो आरोप लगाता हूं कि मांझी जी पाकिस्तानी है। 1947 से पहले मांझी जी पाकिस्तानी थे क्योंकि इंडिया का राजधानी लाहौर था और लाहौर के नाते मैं जहाँ तक मुझे जानकारी है कि मांझी जी पाकिस्तानी है।
चलिए अब हम सवाल का सिलसिला का और भी आगे करते हैं। जिस तरह से लोकसभा चुनाव का चर्चा अब 7वें चरम पर उठ चुका है। लोग जो है ज़िक्र करने लगते हैं 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर। ऐसे में हम आपको ये कहना चाहेंगे कि एनडीए गठबंधन जिसमें 38 पार्टियों से ज़्यादा पार्टी का गठबंधन है। दूसरा इंडिया गठबंधन जो पहले महागठबंधन हुआ करता था, आप लोगों का गठबंधन जिसमें 26 पार्टियां हैं। तीसरी तरफ अगर मैं आपको कहूँ तीसरा मोर्चा बना दिया गया है। ओवैसी साहब, मायावती और आज़ाद समाज पार्टी, कई इसमें भी बड़ी-बड़ी पार्टियां हैं। क्या आपको खतरा लगता है 2024 में इन तीसरा मोर्चा को लेकर? देखिए, खतरा एक तरह का नहीं है। खतरा सिर्फ और सिर्फ हमारे कैंडिडेट का है। कांग्रेस पर खतरा नहीं है यहाँ। अच्छा, आपके कैंडिडेट का? हाँ, हमारे कैंडिडेट कमजोर है आज का डेट में। अच्छा। सांसद जी हैं और लोगों का विश्वास पर नहीं उतर पाए हैं, ये मैं मानता हूँ। कांग्रेसी होने के नाते मैं मानता हूँ कि किशनगंज लोकसभा के जनता का विश्वास पर नहीं उतर पाया है। मैं चाहूँगा कि वो लोकसभा छोड़ करके केंद्र का राजनीतिक करे और किसी दूसरे को यहाँ मौका दे। और अगर मौका मिलेगा तो हम लोगों को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस में हम लोग हैं, कांग्रेस के सिपाही हैं और कांग्रेस को ही टिकट मिलेगा। इसीलिए हम लोग चाहेंगे कि कांग्रेस को हम लोगों को मौका देना चाहिए और जनता का जो मांग है कि कांग्रेस को वोट देंगे और जो सांसद है मौजूदा उसको वोट नहीं देंगे। इस बात पे कोई शक नहीं है। लोग कह भी रहे हैं कि इस बार हम जावेद साहब को वोट नहीं करेंगे, कांग्रेस को वोट करेंगे। लेकिन कांग्रेस को चाहिए कि सोच समझ के किशनगंज का टिकट जो है वो किसी और को दे, इस चेहरा को बदल के। ऐसे में जो किशनगंज का युवा पीढ़ी है, इन लोगों का ये कहना है कि तौसीफ आलम जी सबसे बेटर होंगे इस उम्मीदवार के, यानी किशनगंज लोकसभा सीट में। इस बात को आप कहाँ तक और किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, मुझे कांग्रेस अगर मौका दिया, मुझे यहाँ का जनता मौका दिया, तो मैं डंके के चोट पर कहूँगा कि सबसे पहला काम मैं एएमयू में पैसा दिलाने का काम करूँगा। उसके बाद जो हमारे यहाँ सुरजापुरी बिरादरी है उसको एनेक्सर 1 से दूर रखा गया है, उसको मैं लाऊंगा और किशनगंज में एम्स जैसा हॉस्पिटल खुलवाऊंगा। और अगर ये तीन काम में एक भी काम नहीं कर पाया तो मैं दोबारा वोट मांगने के लिए किशनगंज के लोकसभा के जनता के पास नहीं जाऊंगा। मैं आपसे ये आपके चैनल से माध्यम से मैं वादा करता हूं। लेकिन मुझे अगर मौका मिला तो मैं ये काम करके दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। मेरा नाम जो मोहम्मद तौसीफ आलम है, मुझे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार बहादुरगंज के विधानसभा से हमको विधायक चुना। मैं जनता से बहुत प्यार करता हूं और बहादुरगंज के जो जनता है उनका अगर मैं जिंदगी भर गुलामी करूं तो कम होगा, क्योंकि आज का डेट में भी मैं उनसे प्यार करता हूं और मेरा बहादुरगंज का जनता का विश्वास मेरे ऊपर है। जो लोग शेरशाहवादी को बदनाम कर रहे हैं, हालांकि आपने तो बहुत सारे कामों को गिनाया कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जो लोग शेरशाहवादी को बदनाम कर रहे हैं उन लोगों के लिए क्या करेंगे आप? जेल में डालेंगे। जो शेरशाह बिरादरी जो हमारे अंग हैं, जो हमारे हिंदू भाई हमारे अंग हैं, सिख भाई हमारे अंग हैं, ईसाई भाई हमारे अंग हैं, मुसलमान तो मैं खुद हूं, मुसलमान भाई मेरा अंग है। कोई भी बिरादरी पर कोई अगर उंगली उठाता है जाति विशेष पर, देश को बांटने का जो काम करेगा, मैं उसको जेल भेजने का काम करूंगा। चाहे इसके लिए जो करना पड़े मैं करूंगा। ऐसे व्यक्ति चाहे वो कितने भी बड़े पोस्ट में हो, कोई भी कौम को लड़ाता है, कोई भी धर्म को लड़ाता है, चाहे वो मांझी जी हो, चाहे वो कोई भी हो, धर्म को जो बांटने का काम करेगा, हिंदुस्तान को जो बांटने का काम करेगा, इंडिया को जो बांटने का काम करेगा, भारत को जो बांटने का काम करेगा, मैं उसको जेल भेजने का काम करूंगा। तो ये तीसरा मोर्चा से, जिसमें एमआईएम भी एक बहुत बड़ा एक अहम भूमिका निभा रही है 2024 लोकसभा में, इससे आपने कहा कि कोई डर नहीं है? नहीं, डर है। अगर कांग्रेस पुराने उम्मीदवार को टिकट देता है तो डर है, मैं मानता हूं डर है। इसलिए कांग्रेस को सोच बीच करके काम करना चाहिए और मैं आला कमान तक बात पहुंचा दिया हूं कि अगर डिसीजन आप नहीं बदलते हैं, फिर से पुराने प्रत्याशियों को आप टिकट देते हैं, तो ये सीट जा सकता है। अच्छा, आप आला कमान तक इस बात को पहुंचा चुके हैं? हाँ, मैं पहुंचा भी चुका हूं। मैं अपना दावेदारी पेश भी कर चुका हूं। दावेदारी भी आप पेश कर चुके हैं टिकट का? हाँ, दावेदारी भी पेश कर चुका हूं। इसलिए कि जावेद साहब के बाद किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में आप देख लीजिए नजर उठा करके कि कांग्रेस का एक सिपाही मैं ही बचता हूं और मजबूती से लड़ूंगा, डंके के चोट पर लड़ूंगा और
तन मन धन से लड़ूंगा, इंशाल्लाह जीतूंगा। चलिए, इंशाल्लाह किशनगंज सीट तो आप जीतने की बात कर रहे हैं, किशनगंज से हम थोड़ा सा बाहर हट के बात कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने एमआईएम को और इसके साथ साथ जो 4 बार मुख्यमंत्री रही उत्तर प्रदेश के मायावती और डॉक्टर चंद्रशेखर आज़ाद जी, उन लोगों को आप लोगों ने बुलाया ही नहीं। सिर्फ किशनगंज की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे बिहार में क्या आपको लग रहा है खतरा नहीं है? हाँ, खतरा तो है सबको। इन लोगों ने ऐलान कर दिया है कि हम पूरे जितने भी लोकसभा सीटें सबसे उम्मीदवार उतारेंगे। हाँ, वोट तो कटेगा ही, यूपीए का ही कटेगा। इंडिया जो अभी नया गठबंधन हुआ है उसी का कटेगा, इसमें कोई शक नहीं। आला कमान को सोचना चाहिए, सोच समझ करके फैसला लेना चाहिए। लेकिन यहाँ 26 पार्टी का बात है। किस पार्टी को नाराजगी था मायावती से, किस पार्टी से नाराजगी था एमआईएम को, किस पार्टी को नाराजगी था चंद्रशेखर जी को, ये तो देखने वाली बात है। यहाँ 26 पार्टी का मामला था, कांग्रेस का मामला नहीं था। कांग्रेस तो आज भी चाह रहा है कि सब पार्टी मेरे खेमे में आए और ये गठबंधन से हम लोग लड़ें, चाहे वो एमआईएम हो, चाहे वो तो ओवैसी साहब भी कह रहे हैं कि भाई हम जाने के लिए तैयार हैं, हमको तो न्योता ही नहीं दिया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस चाह रही है। नहीं, कांग्रेस चाह रही है कि सब पार्टी मिलकर लड़े, लेकिन यहाँ 26 पार्टी में किसी को ना किसी को ऐतराज है, जिसके वजह से शायद इन लोगों को नहीं बुलाया गया। तो किसी ना किसी पार्टी में शायद अंदरूनी कोई बात हो सकती है, तो इसका लग नहीं रहा है आपको सीधा खतरा इसको लोकसभा चुनाव में आपको पूरे बिहार में पड़ सकता है? क्योंकि ओवैसी साहब वो खुद मान रहे हैं कि हम मुसलमानों की हित की और दलितों की हित की बात करते हैं, और कांग्रेस को लोग मजबूरी पे वोट ना दे, मैं एक विकल्प हूं, लोग सीमांचल ही नहीं पूरे बिहार में मुझे स्वीकार है। बिहार में नहीं, पूरे भारत में लॉस होगा। मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि सबको लेके चुनाव लड़ा जाए। बीजेपी एंटी जितने भी पार्टी हैं, चाहे वो एमआईएम हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो ममता बनर्जी ये मायावती जी हो, चाहे चंद्रशेखर जी हो, चाहे भी कोई भी पार्टी के लोग हों, एंटी बीजेपी जो भी है सबको मिलजुल के लड़ना चाहिए। उससे ये होगा कि हम बीजेपी को शिकस्त दे पाएंगे, क्योंकि बीजेपी को कमजोर समझना हमारा भूल होगा। माने आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमें खतरा है, हो सकता है? खतरा नहीं, दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। उस हिसाब से हम कह रहे हैं कि अगर हम मजबूती से लड़ेंगे तो हम बीजेपी को शिकस्त दे सकते हैं। बीजेपी को हम किसी एंगल से कमजोर नहीं मानते हैं। अगर हम सब एकजुट होकर के लड़ते हैं तो बीजेपी को हम लोग पटखनी दे सकते हैं। भारत में सरकार इंडिया गठबंधन का बन सकता है। चलिए, बहुत चालाक और चतुर इंसान है, हमारे सवालों का जवाब अपने ही स्तर से अपने ही हिसाब से दे रहे हैं, क्योंकि ये साहब सबसे ज्यादा जानते हैं, इस चीज को समझ सकते हैं खतरा कितना है। क्योंकि साहब को अगर किसी ने हराया है तो एमआईएम नहीं हराया, सच है। नहीं, एमआईएम का एक लहर था, मैं मानता हूं, और बहादुरगंज जनता मुझे एक बार हराया है, लेकिन 4 बार जिताया है, इसलिए कोई मलाल नहीं। जनता पर मेरा कोई शिकायत नहीं। जनता फिर चाहेगा 5वां बार जिताएगा। चलिए, कोई बात नहीं है। अब हम आते हैं मणिपुर में। लगातार पिछले 3 महीना से मणिपुर जल रहा है, और जिस तरह से वहां पर एक वीडियो वायरल है, आप सब जानते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से वो वीडियो बिल्कुल वायरल हो रहा है और अभी तक चल ही रहा है कि किस तरह से वहां पर एक भीड़ पुलिस के पास से 2 महिला को लेकर उनको नंगा करके उसके साथ न जाने क्या क्या व्यवहार वो लोग करते हैं। ये सारी चीजें हमारे और आपके सामने, इस चीज को आप अपने दृष्टिकोण से किस हिसाब से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो जो मणिपुर का घटना हुआ है उससे मैं बहुत आहत हूँ, और मैं ये भी फैसला लिया हूँ कि मणिपुर का घटना जब तक कंट्रोल नहीं होता है, जब तक संभलता नहीं है, तब तक विदेश यात्रा मैं नहीं करूँगा। क्योंकि मैं जब इंडियन होकर के विदेश में जाऊँगा तो मुझे दुनिया के लोग देखेगा कि ये इंडियन है और ये लोग भारतीय है, ये लोग हिंदुस्तानी है। ये मणिपुर का घटना जो हुआ है वही देश से आते हैं, इसलिए मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए मैं विदेश यात्रा अभी तत्काल जाने के लिए मैं अपने दिल में तय किया हूँ कि जब तक मणिपुर का घटना सॉल्व नहीं होगा तब तक मैं विदेश नहीं जाऊँगा। और मणिपुर का घटना शर्मसार करके रख दिया है, और जो घटना घटा है, चाहे हिंदू भाई बहन का हो, चाहे आदिवासी बहन का हो, चाहे ईसाई बहन का हो, जो इज्जत को क्या कहते हैं, जो शर्मसार किया है, इसका भरपाई नहीं हो सकता है, चाहे वो सरकार कोई भी हो। मैं अगर प्रधानमंत्री होता तो मैं सबसे पहले मणिपुर का सरकार को बर्खास्त करता। मैं राष्ट्रपति जी से मांग करता हूं कि वहां मणिपुर में राष्ट्रपति तुरंत शासन लागू किया जाए, तभी वहां का अभी वो हालात जो बिगड़ा हुआ है वो सुधरेगा। एक और सवाल हम इसी संबंधित आपसे करना चाहेंगे। छोटा सा एक राज्य मणिपुर, जहां बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, बावजूद इसके
प्रधानमंत्री लगभग 2.5 महीना तक अपनी जुबान तक नहीं खोले। जब वो वीडियो वायरल होता है तब जाकर अपनी जुबान खोलते हैं, और उससे पहले वो ये कहते हैं कि सब कुछ सामान्य है, ठीक ठाक चल रहा है। क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं तो अभी नरेंद्र मोदी जी को मानता हूं कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है। बीजेपी के वो लोग हो सकते हैं, लेकिन मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के नाते मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि आपके जगह अगर मैं होता तो सबसे पहले मैं सरकार को बर्खास्त करता। आपका जिम्मेवारी बनता है, आप पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं। अगर कोई एक व्यक्ति भी भारत में भूखे मरता है तो इसका जिम्मेवार आप हैं, और कोई भी एक व्यक्ति भी अगर हिंदुस्तान का पैसा वाला होता है तो इसका भी नाम का हकदार आप होंगे। इसीलिए मणिपुर में जो घटना घटी है शर्मसार है, मुंह दिखाने लायक नहीं है। और आज हम कह रहे हैं कि अगर मुझे मैं अगर वहाँ का सरकार होता तो सबसे पहले वहाँ का जो ये होता, जो भी ये क्या कहते हैं असामाजिक तत्व है, सबको जेल में भेजता, और वहाँ का नैतिकता के आधार पर मणिपुर का मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। अच्छा तौसीफ जी, हम लास्ट में सर आपसे ये कहना चाहेंगे, कुछ कई बार आपके तरफ से कुछ ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं जो अनहोनी होता है, मुमकिन ही नहीं नामुमकिन होता है। जैसे आपने पिछले विधानसभा चुनाव में कहा था कि अगर मुझे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अगर मुझे टिकट मिलता कांग्रेस की तरफ से, मैं वहाँ चुनाव लड़ता, उसको हराता भी और उसको दिखाता कि मैं तौसीफ क्या चीज़ हूँ। ऐसे में आपने इतना बड़ा जो फैसला ले लिया है मणिपुर के मामले को लेकर कि जब तक फैसला नहीं होगा हम विदेश का यात्रा नहीं कर रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ अलग सा और अटपटा सा आपकी तरफ से ये फैसला लिया गया है? नहीं, ये मेरा 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 ये मेरा अधिकार है। ये मेरा अधिकार है कि मैं विदेश जाऊं या नहीं जाऊं। मैं विदेश जाके मैं क्या जवाब दूंगा? मुझे जब कहेंगे कि आप इंडियन हैं तो मेरा मुंह से क्या निकलेगा? हाँ, मैं इंडियन हूं। तो मुझे अगर सवाल कर देगा कि क्या आप ही का इंडिया में मणिपुर का घटना हुआ था, तो मैं क्या जवाब दूंगा? इसीलिए मैं फैसला लिया हूं कि जब तक मणिपुर का घटना सॉल्व नहीं होता है तब तक विदेश यात्रा मैं नहीं करूंगा। वीडियो के एंड में जो आपके चाहने वाले हैं, खास करके लोकसभा चुनाव को लेकर, कि जावेद साहब का चेहरा नहीं होना चाहिए, तौसीफ आलम साहब का चेहरा होना चाहिए कांग्रेस के टिकट से, उन लोगों के लिए या उन समर्थकों के लिए जो आपके तरफ से कर रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे छोटी सी शब्दों में? देखिए, जो मेरा चाहने वाला है और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि मैं कोशिश में हूं, और मुझे यकीन है 100 में 99% कि कांग्रेस मुझे टिकट देगी। अच्छा। और मैं मजबूती से चुनाव लड़ूंगा। अगर मैं चुनाव लड़ता हूं तो आप मजबूती से मेरा साथ दें, और कांग्रेस का सिंबल पर हम लोग जीतेंगे इंशाल्लाह। अगर आप चाहेंगे तो कांग्रेस ये क्या कहते हैं किसान लोकसभा का भविष्य बदल सकता है। आपने देखा कि आपके सामने में हमारा कांग्रेसी प्रत्याशी आपके बीच खरा नहीं उतर पाया। मैं भी मानता हूं ये जनता का आवाज है, मैं नहीं कह रहा हूं। इसीलिए हम लोगों को फैसला लेने का दरकार है। हम लोगों को किसान लोकसभा का इज्जत भी बचाना है, कांग्रेस का भी शान बचाना है, और किसान लोकसभा का जो जनता का ख्वाहिश है उसको भी पूरा करना है।